यूपीआई से फ्रॉड कैसे होते हैं। जी फेक केवाईसी किसी के लिए नोडल अकाउंट उसको बनाया और उसके एड्रेस में हज़ारों मैंने यूपीआई एड्रेस डाल दिया, गूगल पे ऐड दे दिया और उस नोडल अकाउंट से पैसा जेपे पे या किसी भी लोकल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो जा रहा है बिटकॉइन में। आज के ज़माने में साइबर अपराधी मालवेयर यूज कर रहे हैं जी आज के डेट में। तो आपको किसी लिंक से भेजते हैं और जिसमें वो पूरा आपका मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ही ले लेते हैं। एक्सेस हो जाता है। यूपीआई भी ऑपरेट कर लेंगे, किसी को व्हाट्सएप मैसेज भी कर देंगे आपकी तरफ से और कोई भी सिंथेटिक इमेज बनाई जा सकती है और वो देखने में वैसा ही लगेगा जैसे रियल वाला। आपके बच्चे का कोई वीडियो वहाँ से उठा लेंगे, आपके पापा मम्मी का वीडियो वहाँ से उठा लेंगे, 2-3 सेकंड का भी वीडियो बन गया तो आप उसकी आवाज़ की क्लोनिंग और उसकी वीडियो की क्लोनिंग कर सकते हैं। और आज आप जानते हैं आज की डेट में किसी के नंबर से किसी को कॉल किया जा सकता है। Hi everyone, welcome to Piramal Finance podcast. In India, every 8 minutes there is a digital scam happening. It could be with your parents, with your friends, or even with you. So this time we have invited the cyber crime doyen of India, Mr. Triveni Singh, who happens to be ex-IPS officer. He has actually helped cracking more than 200 types of cyber crimes. And today, Dr. Triveni is with us to help us all out to understand what kind of fraud happens today and how to avert all these frauds, how to be safe. जो त्रिवेणी सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपने लास्ट एपिसोड में हमको जो जमतारा थीम से रिलेटेड जो भी बताया, इट वाज लाइक रियली इंटरेस्टिंग। अब की बार हमारा जो टॉपिक रहेगा जनरल फ्रॉड्स रिलेटेड रहेगा। हाउएवर आपसे सर आपके बारे में मतलब यू हैव बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट साइबर क्राइम ऑफिसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस हो, ये कैसे हुआ, वो जर्नी क्या है, आप यहाँ से हम शुरू करते हैं फिर आते हैं हम बाकी तरह के फ्रॉड्स में। देखिए हमारे यहाँ मैंने पहले भी बताया आपको कि पुलिस की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है और फील्ड ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं जब एज ए DYSP मैंने नौकरी ज्वाइन की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मेरी जब पोस्टिंग हुई तो बहुत ही इंटीरियर में पोस्टिंग हुई थी और 200-250 किलोमीटर रोज का रन रहता था। मतलब 250 किलोमीटर से कम का किसी दिन का रन नहीं। कभी कोई रेप हुआ, कभी डकैती हुई, कभी लूट हुआ, कभी ट्रैफिक जाम हुआ, कभी VIP, ऐसे करते करते रोज तो मैं उससे थकने लगा। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं नौकरी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना फिजिकल एग्जर्शन ये मैं उस स्थिति में नहीं था। तो मैं ह्यूमैनिटीज़ से BA किया था, तो हमने पूछा लोगों से कि भाई क्या तरीका है कि मैं यहाँ से हट के हेडक्वार्टर पे चला जाऊँ लखनऊ या दिल्ली कहीं पोस्टिंग ले लूँ। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, 5 साल तुमको देना पड़ेगा फील्ड में, जिसके बाद ही आप पोस्ट होंगे। तो हमने क्या काम किया और टेक्नोलॉजी में अगर तुम, क्योंकि टेक्नोलॉजी लोग जानते नहीं थे उस समय, टेक्नोलॉजी क्राइम पे अगर तुम काम करना शुरू करो तो हो सकता है तुम्हारी पोस्टिंग हेडक्वार्टर को या और तुम वहाँ से इन सब चीज़ों से बचो। जी ये तो फिर हमको याद है उस समय हमारी तनख्वाह जो है करीब 5,000 थी जी महीने की। जी ये 2000 की मैं बात बता रहा हूँ। और 5,000 की एक किताब मिली अमेरिका से, मैंने मंगवाया उसको, वो जॉन वाका की कंप्यूटर फॉरेंसिक। जी कंप्यूटर फॉरेंसिक मतलब जो कंप्यूटर क्राइम होगा, जो टेक्नोलॉजी क्राइम होगा, जी तो पुलिस की पहली ड्यूटी है उसकी फॉरेंसिक, क्राइम सीन के प्रोसेसिंग, एनालिसिस, सब टेक्नोलॉजी इन्हें पर की गई थी। सो आपने ये शिफ्ट होने के बाद मंगाया या पहले से ही आपके दिमाग में था ऐसा नहीं, ज्ञान तब करने की? क्योंकि हमको अब ये फील्ड से मुझको जाना था और अपनी एक पहचान बनानी थी कि भाई हम टेक्नोलॉजी क्राइम पे ही काम करते हैं, ताकि सीनियर अफसर्स देखें और हमको हेडक्वार्टर बुला। ओके तो मैंने वो बुक ली, उसका अध्ययन किया और तब से मेरा टेक्नोलॉजी क्राइम में इंटरेस्ट पड़ा। और फिर करीब 15-20 साल लगातार मैं साइबर क्राइम, मैं जहाँ भी हमको लोगों ने पोस्ट किया, मैं केवल साइबर क्राइम के केसेस देखता था, उसी को क्रैक करता था, उसी में अरेस्ट करता था, मॉडस ऑपरेंडी पढ़ के समझता था, लोगों से बात करके पूछ के। हैकर्स जो होते थे यंग एज के बच्चे, उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, बड़े बड़े सिम्पोजिया, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में जाता था, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स लोग, उनसे बात करता था। तो बात करने के दौरान जो है और सीखने के दौरान हम भी थोड़ा टेक्नो से भी होते गए धीरे धीरे, और बड़े बड़े केसेस सामने हुए। तो ये रही हमारी ये साइबर कॉप ओके की जर्नी जो है, ये ऐसे शुरू। ओके सो सर जमतारा तो बिगनिंग हो गया,
अगर हम अभी बात करते हैं कि ठीक है हमारे और बहुत सारे तरह के ब्रांचेस बन गए, एक कोर्स स्टार्ट हुआ उसकी ये ब्रांच भी हो गई, दूसरी ब्रांच भी हो गई, सो आज बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, लाइक आपका OTP रिलेटेड पुराना फ्रॉड हो गया, UPI रिलेटेड अभी आ गया है, व्हाट्सएप OTP रिलेटेड आ गया है। सो अगर हम UPI की बात करें सर, सो इसमें किस तरह के रिलेटेड इश्यूज आते हैं, फ्रॉड्स का सामना करना पड़ता है लोगों को? देखिए, शुरू में यूपीआई फ्रॉड ऐसे था कि क्यूआर कोड बेस्ड यूपीआई रखा जाता था। उस समय साउंड की आवाज़ नहीं आती थी, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे उन पे दिखा देते थे, हम देखो ये पैसा खुला गया। जी जी। तो बदमाश क्या काम करते थे, अपना क्यूआर कोड ला के वहाँ चिपका देते तो और वो चले जाते थे। और बेचारा जो दुकानदार है जो भी बेचा, तो पैसा क्यूआर कोड से बदमाश के अकाउंट में गया, उसको तो जानकारी, वो तो स्क्रीन पे देख रहा है कि हाँ ये पैसा चला गया, क्यों आवाज़ नहीं आती। आज तो वॉइस एक्टिवेटेड है जी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आता है कि हाँ आपने 50 रुपये 3 पैसे आपने भुगतान किए, जी तो उसको पता चल जाता है कि हमारे अकाउंट में आ रहा है। जी। तो ये पहले ये भी क्राइम होता था, क्यूआर कोड ही चेंज कर देते थे, ओह क्यूआर कोड ही चेंज कर देते थे, कुछ जगह जगह का चेंज कर देते थे। गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ भी इस तरह का पेमेंट होता जाकर अपना चिपका देते थे, लोग समझ रहे हैं कि हम सही जगह पेमेंट कर रहा। तो बाद में उसका तरीका ये हुआ कि भाई उसी में एक साउंड बॉक्स दे दिया गया, उसमें आवाज़ आती है कि आपको पैसा मिला, मतलब हमारे ही अकाउंट में है। और दूसरा जो यूपीआई का फ्रॉड है, यूपीआई मतलब क्यूआर कोड यूपीआई ही है एक तरह का। अब ये एक तो ये है कि यूपीआई के जो फ्रॉड बड़े लेवल पे फ्रॉड आए, मैं रेगुलेटरी लैब्स इसको कहूँगा कि आप एक पर्टिकुलर बैंक के नोडल अकाउंट के अगेंस्ट में हजारों आप यूपीआई एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, यूपीआई एड्रेस मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बैंक का है, तो उस बैंक का एक्सटेंशन में नाम नहीं आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है जी वो यूपीआई एड्रेस XYZ डॉट किसी भी कोई भी चीज़ आ जाएगा, ICICI का नहीं आएगा, एक्सिस का आ जाएगा, PNB का आ जाएगा। राइट ये भी जो फिनटेक कंपनियां ये फैसिलिटी देती थी। जी इसकी वजह से पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया कि जब यूपीआई में पैसा जाता था तो पुलिस कंफ्यूज हो जाती थी कि ये पैसा आखिर हम किससे बात करें, PNB से बात करें कि ICICI से बात करें, किससे, और इसको जाने कैसे, जी जी इसको जाने कैसे। तो हम इसको जानने के लिए NPCI को कनेक्ट करते थे। NPCI वाला बंदा वहाँ आया नहीं है, 3 दिन 4 दिन बाद रिप्लाई आया मेल चेप, जी तो तब तक तो पैसा निकल जाता था। जी। तो ये बदमाश जान रहे थे कि यूपीआई एड्रेस कुछ इस तरह का मिसलीडिंग कर लो हो रहता है तो और इससे भी क्राइम हो जाएगा। पुलिस और 5-6 दिन क्या 6 घंटे, आज का टाइम तो ये है कि 2-3 घंटे में क्लियर हो जाता है पूरा। जी फिजिकली पैसा विड्रॉ हो जाता है किसी न किसी ATM मशीन से, या कहीं क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएगा और पैसा चला गया। जी गोल्डन आवर मतलब 1 घंटा 2 घंटा तक तो ठीक है, अगर इसके बाद तो मेरा मानना है 90% पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। तो आज सर ये कुछ ऐसा हुआ है कि इसको हमने इस कंट्रोल डाल दिया हो, या अभी आज की डेट में भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है कि हम लोग इसको ठीक कर, इस इशू को हम लोगों ने फ्लैग किया और या गवर्नमेंट लेवल पे, और फिर बैंकर्स के साथ बैठ कर कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा। भाई एटलीस्ट मान लीजिए ICICI बैंक का यूपीआई है, अब मैं ICICI बैंक का कस्टमर हूँ, हमारे यूपीआई एड्रेस में ICICI ही आना चाहिए, ये कैसे आ रहा, जी दूसरे बैंक का कैसे आ रहा। तो इस पे RBI ने भी काफ़ी कुछ काम किया, इसमें बैंकर्स भी इस पे काम किए, तो अभी वो है। ओके। सो आज की डेट में जो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, सो वो इफेक्टिवली 1930 काम करता है, मतलब ये देने 1930 तो काम इसलिए करता है कि 1930 में ट्रांजेक्शन आईडी मांगी जाती है। ट्रांजेक्शन आईडी अगर आप दे देते हैं तो उस ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू ट्रैक किया जाता है। ओके। तो ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में वो ट्रांजेक्शन आईडी से ही आप ट्रांजैक्शन आईडी की चल हाँ ट्रांजेक्शन आईडी ही चलती है। और अदरवाइज जो यूपीआई, चूँकि NPCI भी इंटीग्रेटेड है, तो NPCI भी एक्टिव हो जाता था। कोई भी आप यूपीआई एड्रेस देंगे तुरंत NPCI बता देता है कि ये पैसा इस अकाउंट में गया है। तो इस तरह से ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि यूपीआई से फ्रॉड कैसे होते हैं, जी तो यूपीआई के फ्रॉड क्या है कि एक फेक KYC किसी के लिए, मैंने किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट खोला किसी बैंक में, जी नोडल अकाउंट उसको बनाया, और उसके एड्रेस में हज़ारों मैंने यूपीआई एड्रेस डाल दिया, गूगल पे ऐड दे दिया, और इंस्टेंट लोन या जॉब फ्रॉड या नौकरी करके जी और आपको चाहिए अल्टीमेटली पेमेंट के लिए वही यूपीआई एड्रेस दे दिया जाएगा। आप यूपीआई से देना है पैसा, वो किसी पर्टिकुलर नोडल अकाउंट में हज़ारों यूपीआई एड्रेस से वहाँ से पैसा आ रहा, और उस नोडल अकाउंट से पैसा जेपे पे
या किसी भी लोकल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो जा रहा है बिटकॉइन में, फिर वहाँ से बिनांस इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे गया जी। और वहाँ से बिटकॉइन से वो मिक्सर उक्सर टेक्नोलॉजी यूज करके प्राइवेट वॉलेट में पूरा का पूरा हजारों करोड़ रुपया यहाँ से चाइना चला गया। तो ये ऐसे पैसा जा रहा। आपको लग रहा है कि सिंपल केस है, एक जॉब फ्रॉड का केस है जो एक लड़की 2,20,000 रुपया गंवाई है, आपको ये लग रहा जी। लेकिन आपको पता नहीं कि इस तरह के हजारों लड़के लड़कियां उसी मॉडल ऑपरेंडी के शिकार हुए हैं। उनको तरह तरह की यूपीआई एड्रेसेस दिए गए हैं, वो पैसा किसी नोडल अकाउंट में आ रहा है, वहाँ से क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिप्टो से चाइना चला जा रहा है। ये इन्वेस्टिगेट जब मैंने किया हमको 6 महीने लगा। जी। 4400 करोड़ रुपया चाइनीज हैंडलर के पास गया हुआ था। और ये सिंपल यही इन्वेस्टमेंट स्कीम, इंस्टेंट लोन और जॉब फ्रॉड एक ही गैंग करता था। हजारों लाखों एड रोज दिए जाते थे गूगल पे, हजारों मिलियंस मैसेज रोज भेजे जाते थे पार्ट टाइम जॉब के नाम पे, इंस्टेंट लोन के नाम पे, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और लोग शिकार हो जाते थे। अगर आउट ऑफ दो मिलियंस मैसेज अगर 5 to 3% भी शिकार हो तो आप अमाउंट सोच सकते हैं। तो ये ऐसे क्राइम होता है। और ये पैसा टेरर फाइनेंसिंग या गलत। हाँ, ये अब इसका मिसयूज है। ये इसको तो कैसे भी वो टेरर फाइनेंसिंग में भी ले जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स इवेजन, ढेर सारा क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ढेर सारा, ये कॉम्प्लेक्स अब क्राइम हो गया ना। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, टैक्स इवेजन भी है, और टेरर फाइनेंसिंग के भी ले जा सकता है। आपको ट्रैफिकिंग में भी यूज हो सकता है, आपको वेपन्स में भी, कुछ भी यूज कर लीजिए तो गलत पैसा है गलत तरीके से। ऐसे ही व्हाट्सएप ओटीपी रिलेटेड फ्रॉड भी। मैं आपको एक अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक OLX पे कुछ सामान बेचने के लिए ना कुछ देर में मेरे को एक फ़ोन आता है कि ये आई एम इंटरेस्टेड और आप इसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिए, आप ये रिमूव कर लीजिए। इस तरह के फ्रॉड्स मुझे समझ में आ गया कि कुछ है तो, बट वो क्या होता अगर मैं अपना स्क्रीनशॉट वहाँ पे भेज देता, ये या व्हाट्सएप OTP स्कैन, इसके बारे में अगर आप कुछ बोले। देखिए, दो अलग तरीके का क्राइम है। एक तो व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप के लिए OTP मांगना, तो आपको तरह तरह के कहानियाँ बना करके आपको इंगेज करेंगे सब कि आप किस तरह से OTP शेयर कर लेंगे। और एक लड़का व्हाट्सएप डाउनलोड करके वो आपका नंबर उसमें डाले रहेगा। अब बैंकर बन करके आपसे OTP लेने की कोशिश करेगा, या कोई मर्चेंट बन करके OTP लेने की कोशिश करेगा, या कोई होटेलियर बन करके, मतलब किसी भी तरह से OTP लेना जी। और उधर व्हाट्सएप डाउनलोड किया हुआ है। अब जैसे आपने OTP दिया, आपका नंबर डाल दिया, नंबर जी। अब आपका नंबर चूंकि आपको मिल नहीं सकता, और वो क्या काम करता है कि जैसे व्हाट्सएप उसके नंबर पे आपका व्हाट्सएप इनेबल हो गया, वो तुरंत जाता है सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन ईमेल आईडी अपना डाल देता है उसमें। ओके, आप में तो केवल 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था OTP, उसने क्या काम किया, एक अपना मेल आईडी डाल दिया जी। अब आपके साथ करीब ये हुआ कि आपका OTP व्हाट्सएप चला गया उसके हाथ में, और उसको आप रिकवर भी नहीं कर सकते। करेक्ट। और वो अगर व्हाट्सएप पे आप जाएंगे तो कम से कम मिनिमम 6-7 डेज देता है व्हाट्सएप, अगर उसका मेल आईडी उसमें कॉन्फ़िगर हो गया जी। तो मैं सबको ये बताता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप पे आप प्राइवेसी में जाइए और वहाँ पे एक सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर लगा दीजिए, अपनी मेल आईडी कर दीजिए, ताकि कोई आपका व्हाट्सएप टेक ओवर ना कर ले। व्हाट्सएप टेक ओवर करने के बाद आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं सबको आप मैसेज वो बदमाश भेज सकता है, आपके नाम पे भेज सकता है, पर्सनल मैसेज भी भेज सकता है, पैसे भी मांग सकता है। तो अगर 1000 लोगों में 2, 4, 10 शिकार हो गए, वो पैसा भी दे देंगे। लोग शर्म के मारे 5000, 10,000 रुपये के लिए बात नहीं करते, पैसा डाल देते हैं जी। तो पहले व्हाट्सएप टेक ओवर ना हो, हमारा व्हाट्सएप किसी और के हाथ में ना चला जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि किसी को भी कभी OTP शेयर नहीं करना है। वो ये नहीं कहेगा कि हम व्हाट्सएप लेने के लिए कर रहे हैं, वो कोई और कहानी पढ़ा करके आप सोचेंगे हम किसी और चीज़ के लिए दे रहे हैं, वो आपका व्हाट्सएप इनेबल करेगा। दूसरा, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक मेल आईडी जरूर डाल दीजिए, वरना आजकल व्हाट्सएप टेक ओवर की ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं, हजारों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि OLX वगैरह पे हमने कोई चीज़ डाला सेल करने के लिए और तुरंत कॉल आ गई। मैं आपको बताऊँ, OLX, क्विकर, इस तरह के जो येलो पेजेस, ऑनलाइन येलो पेजेस बने हुए, इस पे हजारों बदमाश रोज निगाह लगाए रहते हैं। जैसे आपने कोई फर्नीचर डाला, आपको ये कॉल आ जाएगा आर्मी वाला बन करके, क्योंकि आर्मी और पुलिस के यूनिफॉर्म में अगर कोई आर्मी खासकर यूनिफॉर्म में शेयर करता है तो लोगों का ट्रस्ट बताया गया, ये आर्मी वाला कोई बदमाशी नहीं करेगा जी। और लोग तो कर लेते हैं, लेकिन आर्मी वाले ऑनेस्ट लोग होते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं जी। तो क्या काम करेगा, आज के डेट में कंप्यूटर से आप यूनिफॉर्म भी बना लेगा, अपनी ID भी बना लेगा जी, अपना मोनोग्राम भी बना लेगा जी, अपनी ID कार्ड भी बना लेगा, और आपको भेजेगा कि देखो मैं आर्मी वाला हूँ,
मेरी पोस्टिंग, चूँकि आप लखनऊ में हैं और आप अपना फर्नीचर सेल कर रहे हैं और मैं लखनऊ में ही मेरी पोस्टिंग हुई, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, फर्नीचर आप ही से ले लेता हूँ। जी, जी। अब आपने कहा कि ठीक है तो ले लीजिए, आपने OLX पे दिया है, ले लीजिए। तो कहेगा देखिए इसकी कीमत 24,000 रुपये है और मैं आपको 100 रुपया भेज रहा हूँ, आप देखिए आप रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। जी, तो अब आपने रिसीव कर लिया 100 रुपया, आप देखे कि हाँ ये आ गया मेरे जी, अकाउंट में। तो उसने कहा एक बार और मैं टेस्ट कर रहा हूँ, जी। 200 रुपया आपकी बार भेज रहा जी। हूँ, आप देखिए पैसा आ रहा है कि नहीं। अब आप 200 रुपये भेजेगा, अब आपने कहा हाँ पैसा आ गया। तो कहा ठीक है, अब आपका 23,000 कुछ बच गया। कहेगा कुछ देर बाद कहेगा को देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, आप इसको स्कैन कर दीजिए तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। जी, अब जैसे आपने QR कोड स्कैन किया, वो पूरा पैसा उसके अकाउंट में चला गया। जी, जी, अगर सिंपल सी बात पब्लिक को पता है, मैं पब्लिक को ही एड्रेस कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ इतनी बात पता है कि QR कोड स्कैन करने से पैसा आपके अकाउंट से जाएगा आएगा नहीं, तो आप बच जाइए। क्योंकि वो कह रहा है हम आपको पैसा दे रहे हैं, वो कह रहा है QR कोड स्कैन कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि आपको धोखाधड़ी के शिकार बना, और आपको इतनी जानकारी नहीं है कि QR कोड स्कैनिंग, अगर QR कोड हम स्कैन करेंगे तो सिर्फ पैसा देने के लिए करेंगे, लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये वन वे मामला है। जी। अगर इतनी जानकारी है तो बचाएंगे, और नहीं जानकारी है तो हजारों लोग शिकार हो चुके। QR कोड स्कैन किया, पैसा चला गया बदमाश के अकाउंट में। जी। सो इसी के साथ ही सॉरी अगर आप कंप्लीट, सो इसी के साथ ही जो स्क्रीनशॉट के लिए उन्होंने बोला, जो फ्रॉस्टर ने हमको बोला, वो किस टाइप का फ्रॉड है? अगर उन्होंने हमको बोला कि ठीक है ये स्क्रीनशॉट आप प्रोडक्ट का हमको भेज दीजिए, फिर हम उसको समथिंग लाइक दैट हैपेंड। देखिए वो स्क्रीन और इन फालतू चीज़ों में इसके उलझाते हैं ट्रस्ट, कि आपका विश्वास जीते कि जो बंदा बात आपसे कर रहा है वो वाकई किसी चीज़ में आपको इंगेज करके आपका विश्वास जीतना चाहता है। ओके, फिर बाद में उसकी असली कहानी शुरू होती है। ओके, अदरवाइज स्क्रीन से तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज के ज़माने में साइबर अपराधी बड़े एडवांस टूल यूज कर रहे हैं, मलवेयर यूज कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड मलवेयर यूज कर रहे हैं जी आज के डेट में। तो वो आपको किसी लिंक से भेजते हैं और लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई मालवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाता है। उसके बाद वो अलग तरीके का टेक्निकल क्राइम है जी, और जिसमें वो पूरा आपका मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ही ले लेते हैं, एक्सेस फाइल UPI भी ऑपरेट कर लेंगे, किसी को व्हाट्सअप मैसेज भी कर देंगे आपकी तरफ से, किसी को आपकी तरफ से मेल भी कर देंगे, आपके फ़ोटो चुरा लेंगे। आप शायद APK फाइल्स की हाँ, APK मैलिशियस APK फाइल इट्स गुड थिंग, इट्स बेसिकली अ प्रोग्राम बट मैलिशियस, जिसका इंटेंशन ही खराब हो जी, वो फाइल भेज करके और कॉम्प्रोमाइज आज ढेर सारे लोग शिकार हो रहे हैं। जी, तो मैं जनता को आगाह करना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई आदमी कहे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करिए तो मत करिए, कभी भी कोई लिंक से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करिए। और अगर आपने गलती से लिंक क्लिक कर दिया और डाउनलोड कर लिया तो फिर दूसरी कॉल पे किसी और बहाने से वो आपसे कोड पूछेगा रिमोट एक्सेस लेने के लिए, तो कोड ना शेयर करिए। सूत्र यह है कि हमको कोड या इस तरह की चीज़ें OTP कतई शेयर नहीं करना, नहीं तो रिमोट एक्सेस लेकर के भी क्राइम किया जा सकता है। ओके, ओके। त्रिवेणी सर, अब मेरा एक क्वेश्चन, आजकल के फ्रॉड जिसको हम बोलेंगे, फिशिंग भी थोड़ा सा पुराना हो गया, डीफेक्स हो गया, जॉब रिलेटेड स्कैम्स आ रहे हैं, ये इन स्कैम्स में क्या कैसे ये काम करता है? क्या मंशा रहती होगी सामने वाले की? क्या इमोशनल पे ध्यान दे के या उस पे जो है जोर करके इस तरह की फिशिंग होती है, या क्या? हाउ डू वी say that these kind of frauds are faring in the public? बहुत सही सवाल आपने किया। आज के डेट में AI यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके और तरह तरह के क्राइम किए जा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे क्राइम हो रहे हैं। जैसे आपने कहा डीप फेक, तो AI यूज़ करके किसी का भी डीप फेक बनाया जा सकता है, उसकी वीडियो भी बनाई जा सकती है, उसकी आवाज़ की भी क्लोनिंग की जा सकती है और कोई भी सिंथेटिक इमेज बनाई जा सकती है और वो देखने में वैसा ही लगेगा जैसे रियल वाला आदमी लगेगा। तो आजकल के बदमाश क्या काम कर रहे हैं कि फेसबुक से आपसे दोस्ती कर रहे हैं या फेसबुक पे जाके आपकी प्रोफाइल लीड कर रहे हैं, आपके बच्चे का कोई वीडियो वहाँ से उठा लेंगे, आपके पापा मम्मी का वीडियो वहाँ से उठा लेंगे, 2-3 सेकंड का भी वीडियो बन गया तो अब उसकी आवाज़ की क्लोनिंग और उसकी वीडियो की क्लोनिंग कर सकते हैं। और आज आप जानते हैं आज की डेट में किसी के नंबर से किसी को कॉल किया जा सकता है, उसमें हमको टेलीफोन ऑपरेटर से नंबर की ज़रूरत नहीं है,
हम वर्चुअल नंबर बना सकते हैं। आप ही का नंबर का मैं वर्चुअल नंबर बना लूँगा, आपका नंबर आपके पास रहेगा और आप ही के नंबर से मैं इनको फ़ोन करूँगा। अच्छा। और आप ही के नंबर से मैं व्हाट्सएप भी कर दूँगा। वर्चुअल नंबर पे भी तमाम इस तरह के कंपनियाँ हैं जो किसी भी नंबर का एक वर्चुअल नंबर क्रिएट करके दे देती हैं, उस पे व्हाट्सएप भी इनेबल करवाते थे। ओह! मतलब विदाउट ओटीपी आप बिना ओटीपी के, क्योंकि तो ये प्लेटफॉर्म ही अलग है, उसको कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन, वीओआईपी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, जी, अब यहाँ हो गया, अब आपको फ़ोन जाएगा आपके मम्मी के नंबर से, जी। आपकी मम्मी के नंबर मम्मी के पास है, लेकिन आपको मम्मी के से जाएगा और मम्मी की आवाज़ रहेगी वो डीप फेक आवाज़ क्लोनिंग, क्योंकि वो उसकी आवाज़ का, आपकी मम्मी की आवाज़ का सैंपल उन्होंने फेसबुक से या इंस्टा से या कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है। अब आपको जाएगा, देखेंगे मम्मी की ही आवाज़ है, मम्मी की वीडियो है, जी। और वो मम्मी जो कहेगी वो आप कर देंगे। सो इसका मतलब सर अब अपनी मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठा सकता है आदमी? तो अमेरिका में क्या हुआ, आज से 3 साल पहले की बात है, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी छपी, वर्चुअल किडनैपिंग। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा कि ये वर्चुअल किडनैपिंग क्या होती। तो अमेरिकन फैमिलीज, एक बच्चा जाकर के अपने क्लास में बैठा हुआ था, 6-7 में पढ़ने वाला बच्चा, और उसकी आवाज़ की क्लोनिंग की गई, जी। उसके डीप फेक बनाया गया वॉइस की, और उसके मम्मी पापा को सुनाया गया। और बच्चा रो रहा है, मम्मी ये लोग मार देंगे हमको, इनके अकाउंट में तुरंत पैसा डाल दो, ये लोग हमको किडनैप कर लिए हैं। राइट। तो उन्होंने देखा ये हमारा बेटा ही बोल रहा है, उसका वीडियो भी आ रहा है, उसकी ऑडियो भी आ रही है, और उन्होंने तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया। बाद में जब पैसा उन्होंने दे दिया और बाद में वो तुरंत पहुंचे बच्चे को लेने के लिए स्कूल में, तो बच्चा तो क्लास में था, जी। मोबाइल फ़ोन क्लास में ले नहीं जा सकते। तो बदमाश क्या काम करता है, उस टाइम को चूज करता है जिसमें आप फ्लाइट में रहेंगे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर अपडेट देते रहते हैं। हम बच्चा उस समय कॉल करेंगे जब आपका बच्चा क्लास में रहेगा। जी, जी। तो ये बहुत समझने की बात है कि आपकी आवाज़ बदली जा सकती है और वैसे ही आवाज़ दिखेगी जैसे आपकी आवाज़ हो। आपकी वीडियो भी बदली जा सकती है, वो वीडियो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे आपकी वीडियो है। तो आज के ज़माने में अगर वीडियो कॉल भी आता है, ऑडियो कॉल भी आता है, कोई सिंथेटिक इमेज आता है, तो उसको फिर मैं कहूँगा ज़ीरो ट्रस्ट, किसी पे यकीन ना करिए, उसको वेरीफाई करिए, दूसरे माध्यम से वेरीफाई करिए, दूसरे चैनल से वेरीफाई करिए, और उसके बाद यकीन करिए। किसी के कहने में मत आइए और पैसा तुरंत डर के मारे ट्रांसफ़र ना करिए। सो ये फ़ोन तो सर मेरी मदर के इधर से आएगा, जो आपका एग्जाम्पल था। अगर मैं कॉल बैक करूँगा उस नंबर पे, वो सही जगह जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप कॉल बैक करेंगे तो बदमाश को नहीं पहुंचेगा, फिर वो आपकी मदर को पहुंचेगा। आप मदर से कन्फर्म, उसको काट के, उस बदमाश के फ़ोन को काटिए। बदमाश का नंबर भी आपके मदर का ही नंबर रहेगा, लेकिन जब उसको काट देंगे और आप फिर से कॉल करेंगे तो आपकी मदर पे जाएगा, बदमाश को नहीं जाएगा, क्योंकि वीओआईपी में लौटने का कोई वो नहीं, जी। टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता। आने का तो है, लेकिन वो कॉल रीरूट फिर बैक नहीं जाइए बदमाश पे। ये अच्छी बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ वो चाहे मेल हो, मेल भी अगर किसी ने आपका फेक मेल बनाया है, आप ही का मेल बनाया है, वो मेल को जब रिप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वाले को मेल जाएगा, बदमाश को नहीं जाएगा। वो कॉल भी जब आप रिप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वाले को जाएगा, बदमाश को नहीं जाएगा। जी। तो ये सेकेंड फैक्टर एक ऑथेंटिकेशन है कि पहले हमको कट करना है, पहले मेल को फिर से भेजना है, जी। और उसके बाद अगर कोई रिप्लाई आता है तो उस पर। सो सर ये जो फिशिंग, फेक जॉब, इस तरह के जो स्कैम्स हैं, इसमें हाँ, देखिए, ये एक तरह का और चल रहा है कि जो बदमाश है वो भारी तादाद में है, हजारों की संख्या में, अब तो लाखों बढ़ ही रहे हैं। तो क्या काम करते हैं कि हर बड़ी कंपनी का वो गूगल पे ऐड दे देते हैं और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो अगर मान लीजिए किसी को अपोलो हॉस्पिटल खोजना है तो गूगल पे जैसे जाएगा, अपोलो हॉस्पिटल का नंबर दिखेगा तो वो कॉल करेगा। तो बदमाश जानता है कि ये नंबर अपोलो हॉस्पिटल के लिए हमने दिया हुआ है, तो जैसे आप कॉल करेंगे तो कि यस हेल्प डेस्क अपोलो, बताइए आपको क्या मदद कर सकते हैं, तो आप सोचेंगे अपोलो ही लगाएं। इसमें सावधानी बरतने की ये ज़रूरत है कि जब भी आप कोई हेल्पलाइन नंबर खोजिए, टोल फ्री नंबर किसी कंपनी का खोजिए, या कोई कॉल सेंटर का नंबर खोजिए, तो जब भी आप गूगल करिए तो अगर टॉप सर्च इंजन में स्पॉन्सर्ड दिखा रहता है, स्पॉन्सर्ड मतलब पैसा देकर के, वो उस पर ना कॉल करिए। ओह, अच्छा। वो बदमाश अगर आज ही की डेट में किसी भी कंपनी का, अगर आज की डेट में अगर गूगल को पैसा दे दे तो सर्च इंजन में सबसे पहले उसी का नंबर आएगा, अपोलो हॉस्पिटल का बात नहीं आएगा, बदमाश के अपोलो का नंबर पहले आ जाएगा। जी। सर, लाखों लोग इंडिया में शिकार हो चुके हैं। मेरा सुझाव यह है कि जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं
तो जितने स्पॉन्सर्ड लिंक है उस पर कॉल ना करिए, कि स्पॉन्सर्ड लिंक ज़्यादातर 99% स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स होते हैं। तो आप उनकी एक्चुअल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से लैंडलाइन नंबर निकालिए और फिर आप बात करिए। और ये इसी तरह से जो फेक जॉब स्कैम्स हो गए, वो वल्नरेबिलिटी होती है आदमी की इमोशनल के, ठीक है नॉलेज ही चाहिए तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ सभी को कि जब हम किसी भी नौकरी से रिलेटेड किसी पोर्टल पे जाके अपना पूरा बायोडाटा फिट करते हैं, ये डेटा तुरंत बदमाशों के हाथ में चला जाता। तो अगर आपको कॉल आ रहा है कि हम इस पर्टिकुलर naukri.com से बोल रहे हैं या हम इस जॉब पोर्टल के हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, कांग्रेचुलेसन, बधाई हो, आपको नौकरी लग गई, आपका प्लेसमेंट भी हो गया, आपको लोकेशन मुंबई दिया जा रहा है, आपने सैलरी की डिमांड 12 लाख की थी, वो 12 लाख भी मिल रहा है, और ये हम देख सकते हैं आपने बीटेक यहाँ से किया, आपकी लास्ट सैलरी ये है वो पूरा, क्योंकि जो प्रोफाइल आपने उस जॉब पोर्टल पे फीड किया वो उनके सामने रहता है। जी आप ये सोचते हैं कि सही बात है, बधाई भी दे रहा, हमारी नौकरी लग गई। उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है। ये देखिए, आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू कराया जाएगा और इसके लिए आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। जी तो आप कहेंगे हाँ टेलीफोनिक इंटरव्यू तो होता होगा, जी आपने 3,000 रुपये दे दिया। वो एक आएगा, कोई भी इंटरव्यू करेगा, उसके बाद आपको 3 घंटे बाद एक कॉल आएगा, देखिए आपका ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ना, इसका लीगल वेरिफिकेशन होगा, हाँ। इसके लिए 5,000 रुपये आपको देना होगा। तो आप सोचेंगे हाँ लीगल वेरिफिकेशन भी होता होगा, 5,000 रुपये आपने फिर से दे दिया। कहा सुनिए, 2 ही पोस्ट है और 18 लोग हैं इसके लिए, और मैं अंदर का एम्प्लॉई जो HR में काम करता हूँ, मैं अंदर का एम्प्लॉई, मैं आपकी सेटिंग करा दूँगा, कुछ अगर आप पैसा दे देंगे तो बताइए, और नहीं तो चांसेस बहुत कम है। तो आप कहेंगे ठीक है, कितना आपका 50,000 रुपये में हो जाएगी आपकी नौकरी पक्की। अब आपने 50,000 रुपये दिया, जी अब पता लगा इस अपॉइंटमेंट लेटर भी वो आपको मेल पे दे देगा। अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आप ऑफिस पहुंचेंगे, हुआ ये केस मैंने किया है जी। ऑफिस जाकर के इन्फोसिस के हेडक्वार्टर पे गया, कहा भाई हमारी तो नौकरी लगी हुई है और ये डेट को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। जी एग्जैक्टली वही अपॉइंटमेंट लेटर जैसा ये इन्फोसिस इशू कर रहा, जी क्योंकि ये सारे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स, ये नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर, सारे के सारे टेम्पलेट जो है ना, एज ए सर्विस मिल रहे हैं। जी आप किसी से भी खरीद सकते हैं, आपको बाकायदे मैं बताया ना कि इस तरह के वेंडर हैं जो आपको दे देते हैं, जी उसमें कुछ भी चेंज कर दीजिए कंप्यूटर पे और वो मिल गया। उसको यकीन हो गया कि ये मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, 18 तारीख को मुझसे जाना। 18 तारीख हो गया और रिसेप्शन वाले ने कहा नहीं, यहाँ तो ना कोई वैकेंसी और ना इस तरह की कोई बात थी, कहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेकर चले आए। सो ट्रिगर मेरे लिए ये होना चाहिए कि अगर मेरे से पैसा मांगा जाए, हाँ, अगर मांगा जाए पैसे तो आप 100% जानिए कि फ्रॉस्टर कर रहा। अगर पैसा नहीं माना जा रहा, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, आपको मेल पे बाकायदे मेल आ रही है, जा रही है, जी पैसा नहीं मांगा जा रहा जी, और इंटरव्यू होना भी जरूरी है, यू क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जी, जी और एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं वो, पूरा प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस स्टडी करते हैं बदमाश। जी वो जानते हैं कि क्या क्या वेरिफिकेशन होता है, वो ये भी जानते हैं कि इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन भी इंटरव्यू होता है, वो भी जानते हैं लीगल वेरिफिकेशन की भी बात आती है। भाई आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से, आपकी जो प्रीवियस जॉब्स हैं वहाँ से सब वेरीफाई होता है ना, वो सब जानते हैं। आपको वैसे ही बात करेंगे जैसे लगेगा हाँ मतलब ऐसा ही है। जी सो मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ, मतलब इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है, और पैसे दे के भी जो है जो हमने मिलती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो फ्रॉड ही हो रहा है आपके साथ। ओके, अच्छा त्रिवेणी सर, एक क्वेश्चन शायद साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब लोग केयरफुल होते हैं उसके बाद भी ये फ्रॉड में फंस जाते हैं, इसका कोई खास रीजन? देखिए, अब जो मैं देखा हूँ, बहुत अवेयर होने के बाद भी फंस जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कहाँ से खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो आप कहेंगे अमेजन से या फ्लिपकार्ट से करते हैं, या कोई और लिंक आ जाता है उसको हम करते हैं। लेकिन हम अगर पूछें कि अमेजन की स्पेलिंग बताइए, कि वो कौन सी वेबसाइट है, एग्जैक्ट URL बताइए जिस पे आप परचेजिंग करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी मैं आपके ही कंपनी से रिलेटेड कोई URL पूछूं कि क्या आप जिस बैंक से आप जिस बैंक के कस्टमर हैं, क्या एग्जैक्ट उसकी URL आप बता पाएंगे कि ICICI या कोई भी XYZ.com है कि .org है कि .in है कि .nic.in है, क्या है एग्जैक्टली आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो आज की डेट में इस तरह के टूल्स हैं कि जिसको साइट रीपर बोलते हैं, साइट क्लोनिंग टूल है, कि मैं उस टूल को लगाऊंगा और पूरी साइट का एक एक चीज़, पूरा कंटेंट से लेकर के कलर, लेआउट, पूरा उसकी जो ग्राफिक्स जो है वो क्लोन होकर के दूसरी वेबसाइट पे ओके आ जाएगा। ओके
अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे बैंक का URL www.xyz.com है कि xyz.in है या xyzs.com है। अब आप कंफ्यूज हैं। आपको दिख रहा है आपका बैंक का एक ट्रेसिंग पेज बना हुआ है, एग्जैक्टली वही, सब कुछ वही, कलर कॉम्बिनेशन भी वही, तो आपको डाउट नहीं होता और आप ट्रांजैक्शन करते हैं और आप खेल जाते हैं। तो इसलिए आज के टाइम में ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट URL क्या है। आप जहां भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, URL क्या है, कहीं लॉगिन करना है, URL क्या है, कंपनी का पोर्टल खोल रहे हैं, नौकरी करने के लिए खोल रहे हैं, आप लॉगिन कर रहे हैं, URL क्या है। क्योंकि हो सकता है कि इन्फो स्टेलर हो, दुनिया भर के मालवेयर चल रहे हैं जी, और फिशिंग पेज हो और आपका सारा कुछ चीज उनके हाथ पे चला जाए, इसलिए आप जी। सो जितना आप हम आगे डिस्कस कर रहे हैं उतना ही डरावना सा खेल होता जा रहा है, राइट, कि हमको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना, राइट। सो इसके लिए क्या कुछ कोर्स हमारे लिए आता है कि जनरल पब्लिक के लिए, या हमको सिर्फ इसी तरह से जो है अवेयरनेस लेते रहना चाहिए यूट्यूब देख के, या फिर कैसे किया जाए? यही तो कोर्स है जो आप बना रहे हैं। ये कोर्स कंटेंट है। हम पुलिस में 30 साल रहे हैं, हमने ढेर सारे हजारों तरीके के साइबर क्राइम होते हुए देखा। वो मैं बता रहा हूँ, यही कोर्स है। इसको सुनिए, अपने जहन में रखिए कि कभी भी कुछ भी ऑनलाइन हमको करना है तो ऑनलाइन पे हमको ट्रस्ट नहीं करना। सो कहीं मैंने ये भी सुना था इमोशंस प्ले ग्रेटर देन लॉजिक इन दिस फील्ड। इसके बारे में, दिस इज रिलेटेड टू योर फ्रॉड फील्ड, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, एक मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, उसको गिफ्ट बोलते हैं। हमने कॉइन किया था इस वर्ड को। आप 4 कारणों से शिकार होते हैं साइबर क्राइम के। गिफ्ट मतलब मतलब ग्रीड, लालच। किसी ने आपको कहा कि आप यहाँ पैसा लगा दीजिए और आपको तो 3 ही साल में आप अमीर बन जाओगे जी, बिल गेट बन जाओगे, तो आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया, ग्रीड। दूसरा जो है ग्रिड में, गिफ्ट में इग्नोरेंस। हम जानते ही नहीं कि फ्रॉड ऐसे भी होता है जी। हम जानते ही नहीं कि किसी के कहने पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा जी। हम जानते ही नहीं कि OTP देंगे हमारे साथ फ्रॉड है। इग्नोरेंस। तो हमको इग्नोरेंट नहीं रहना। राइट। फियर। कहीं से फोन आया तो मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आप डर गए, और जो कह रहा है, इतना आप डर गए कि जो कह रहा है आप करते जा रहे हैं। आप अपने पूरा अकाउंट का क्रेडेंशियल शेयर करते जा रहे हैं। उसने कहा मैं ED से बोल रहा हूँ, आपको अरेस्ट कर लूँगा, मैं CBI से बोल रहा हूँ। फियर। आप इतना डर जाते हैं कि पूरा का पूरा अकाउंट ही सरेंडर कर देते हैं। ये फियर। जो चौथा शब्द है इसमें, टूल्स, टेक्नोलॉजी, ये जरूर पढ़ते रहिए। चाहे यूट्यूब से पढ़िए, चाहे सोशल, जानकारी रहे कि इस तरह के टूल्स, टेक्नोलॉजी यूज करके बदमाश क्राइम कर रहे हैं। ओके, टूल्स, टेक्नोलॉजी की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये धीरे धीरे आपको होगा, लेकिन जो मेजर फैक्टर है ग्रीड और डर, ये 2 की वजह से 90% लोग शिकार होते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपने जो है कॉइन किया ये वर्ड गिफ्ट। तो हमारे व्यूअर्स के लिए गिफ्ट का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सो जैसा कि त्रिवेणी सर ने बताया, गिफ्ट, ग्रीड, इग्नोरेंस, फियर एंड टूल्स। सो त्रिवेणी सर, हम अगर ये AEPS स्कैम के बारे में बात, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज जो होते हैं, इससे आदमी को जो इस तरह के स्कैम्स हमको सुनने में मिल रहे हैं, कुछ इसमें हमको क्या जनरल पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट की मंशा ये थी या RBI की मंशा ये थी कि हम लास्ट माइल पे लोग जो गांव में हैं, जिनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो कैसे पैसे का ट्रांजेक्शन करिए, उनको भी हम एक ऐसी सुविधा दें जिससे वो पैसे उनको भी मिल सके जी। तो उन्होंने कहा कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हम कर दे रहे हैं। आप किसी CSC सेंटर पे जाइए, आप अपना आधार नंबर बताइए और अपना अंगूठा लगा दीजिए। उसके पास एक माइक्रो मशीन रहती है जिस पे फिंगरप्रिंट स्कैन करने की सुविधा होती है और UIDAI से जुड़ा रहता है। तो अगर सिर्फ आधार नंबर लेके हो जाएगा और अपना अंगूठा लगा देगा तो उसको 10,000 रुपये तक पैसा निकाल सकता है रोज जी। अब बदमाश ये जान गया कि भाई ये तो आधार इनेबल सिस्टम को हम बहुत मजे से वो कर सकते हैं। तो हम लोग जगह जगह अपना अंगूठा लगाते रहते हैं, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स को भी लगाते रहते हैं, या कई जगह लगा देते हैं अंगूठा, वो वहाँ से उसकी क्लोन बना लेते हैं, वो उसकी रबर स्टैम्प पे अंगूठे की फिंगरप्रिंट बना देते हैं और आधार नंबर आपका क्या जगह है, आधार नंबर ले लिया उन्होंने। अब वो गए CSC सेंटर पे 12 बजे रात में, एक मशीन लिया, आधार नंबर डाला, वही क्लोन फिंगर लगाया, 10,000 निकाला। दूसरा आधार डाला, 10,000 लगाया, निकाला।
अब फिर रात में आपको दूसरे दिन फिर वही 12 बजे लोग सोते रहते हैं 12 बजे। अगर आपने सुबह एसएमएस नहीं देखा तो आप शिकार हो गए, और रोज 10,000 रुपये आपके अकाउंट पे बिना ओटीपी पूछे। जी। अब इसमें ओटीपी की पूछने की कोई जरूरत नहीं, ओ क्योंकि आपका अंगूठे की क्लोन हमारे पास है और आधार नंबर भी मेरे पास है आपका। जी। अब इसमें गांव के लोगों को खासकर जो अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपका अंगूठा का क्लोन भी बन सकता है। क्लोन मतलब एक नकली अंगूठा भी बनाया जा सकता है, जो बदमाश बना रहे हैं मैंने खुद रेड किया है, और हजारों अंगूठे मैंने खुद सीज किए हैं, पकड़े हैं, और उससे पैसे बाकायदे निकल रहे हैं। तो एक तो अपने अंगूठे की फिंगरप्रिंट कहीं ना दीजिए, कहीं फालतू जगह नहीं दीजिए, रजिस्ट्री कार्यालय में लगा तो सही बात है। उस वेबसाइट उत्तर प्रदेश में उस वेबसाइट को भी, रजिस्ट्री कार्यालय की वेबसाइट को भी हैक करके और जा करके वहाँ से अंगूठे का फिंगरप्रिंट निकाल करके और पैसा निकालते थे बदमाश। हमने वो गैंग पकड़ा और जेल भेजा। तो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में ये है कि अगर आपका आधार नंबर मुझको मिल गया और अंगूठे का फिंगरप्रिंट मैं लगाने लगा, तो रोज रात में 10,000 रुपया निकालूंगा, ओटीपी की जरूरत है नहीं, महीने में 3 लाख रुपया आपके अकाउंट से निकल जाएगा। हाँ, और 12 बजे और 2 बजे 3 बजे रात में निकालूंगा, ताकि एसएमएस आएगा, आप पढ़ेंगे नहीं। बट वो निकल गया तो सुबह हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं, कोई चॉइस नहीं है जब तक आप एसएमएस ना देखें। अगर आप एसएमएस देखेंगे तो आप सोचेंगे यार 10,000 रुपये निकला है, हुआ होगा मतलब कोई, और या फिर जाएंगे आप वहाँ बैंक में, तो बैंक ने कहा नहीं, तुम्हारे एसएमएस आया, तुम ही ये कैसे निकल जाएगा पैसा, या तो तुम एटीएम यूज़ किए होगे, जी। या तुम अपना आधार कार्ड कहीं दिए हो, आधार से कुछ किए होगे। नहीं, हम कुछ नहीं जानते, बैंक यही कहता है जी। कि हम कुछ नहीं जानते। जी। तो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की को यूज करके बदमाशों ने हजारों लोगों को शिकार बनाया। ये है एईपीएस क्राइम। और मैं सभी को बताना चाहता हूं, जो अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं या नहीं भी निकालते हैं, तो अपना एसएमएस जरूर सुबह चेक कर दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, आपको जानकारी नहीं है। अगर आपने नहीं किया 1930 पे डाल सकते हैं कंप्लेन, वो किया थाने पे जाकर बता सकते हैं, या cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। बट सर, जब तक इसका कुछ कंट्रोल्स पुलिस करेगी, अगली रात को तो फिर रेडी है। और रेडी है, लेकिन अगर आपको एकदम क्लियर है, कॉन्फिडेंट है कि आपने वो 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन नहीं किया है और पैसा निकला है, तो आप तुरंत अपने बैंक को ऑनलाइन, उनके नंबर भी है, कस्टमर केयर नंबर है, उस पर जाकर ब्लॉक करा दीजिए। तो जब आप ब्लॉक करा देंगे तो ये वाली सुविधा खत्म हो जाएगी। एईपीएस ब्लॉक खत्म हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा तो अब वो नहीं निकाल पाएगा। और दूसरा मैं ये भी बताऊँ, यूआईडीआई के एप्लीकेशन में जा करके ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को आप चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं, और जब जरूरत हो तो एक्टिवेट कर लीजिए, और नहीं तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए। ये सुविधा भी ऑनलाइन ही है, आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। जी। जी। अच्छा त्रिवेणी सर, हम एक आजकल का उभरता हुआ जो हमारा एक टॉपिक है एआई, इससे रिलेटेड किस किस तरह के स्कैम्स हैं। एक डीप फेक तो आपने थोड़ा सा पहले इसको टच किया था, बट और कुछ जो पब्लिक को ध्यान देना। देखिए, पहले हम लोग पुलिस में ये सोचते थे, कोई भी आता था तो मैंने कहा यार देखो, मेल जो आया है आपको, उसके सेंटेंसेस कितने गलत है, नाम नहीं लिखा है, आप कैसे यकीन कर रही है कि ये मेल जो है किसी पढ़े लिखे आदमी नहीं, तो देखने में लग रहा है कि प्रोफेशनल रही हुई है। अब एआई आ जाने से वो बदमाश एग्जीक्यूटिव वैसे ही मेल लिख रहा है, प्रोफेशनल मेल जैसे आप लिखते हैं, जी। यही लिख दे रहा। पहले कोडिंग करने के लिए अगर मालवेयर हमको बनाना है तो बहुत बड़े कोडर की, जो बहुत जीनियस लोग हैं, उनकी जरूरत पड़ती थी, जो प्रोग्रामर हैं, जिनमें स्किल बहुत अच्छा होता है, उनकी जरूरत। आज की डेट में आप एआई को कमांड दीजिए या कोई भी मालवेयर उसे लिखवा लीजिए। क्यों कि जो ये मालवेयर है, दुनिया के जितने भी मालवेयर के सिग्नेचर्स हैं, जी। जितने भी रैंसमवेयर है, मतलब जो सोफिस्टिकेटेड मालवेयर, वो सब पे ट्रेन करके एआई जो है एक दूसरा ही वार्म जीपीटी तैयार कर दिया। जैसे चैट जीपीटी है, वैसे ही वार्म और ये फ्रॉड जीपीटी बन के आए, क्योंकि वो जितने तरह के इस तरह के प्रोग्राम बन रहे हैं, मैलिशियस प्रोग्राम बन रहे हैं, उनका सारा इकट्ठा करके ट्रेन करके, अब वो जो फ्रॉड जीपीटी है वो इस तरह का मालवेयर लिखेगा कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो समझिए एआई इस लेवल पे बदमाश एआई का यूज कर रहे हैं। डीप फेक, जो आपकी आवाज की क्लोनिंग, जो आपकी वीडियो की क्लोनिंग, ये तो कर ही रहे थे पहले जी। इससे तो क्राइम कर ही रहे हैं। अब तो वो वायरस बना रहे हैं, एआई यूज करके वायरस बना रहे हैं, वॉर्म बना रहे हैं, मालवेयर्स बना रहे हैं, स्पाईवेयर बना रहे हैं, और उसको बाकायदे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एआई इनेबल उनका आईवीआर सिस्टम काम कर रहा है।
एजेंटिक एआई बना दिया है उन्होंने, फ्रॉड की एजेंटिक एआई बना दिया है, कोई भी रिप्लाई, कोई भी क्वेश्चन आंसर सब एआई दे रहा है और पैसा कमा रहे हैं। एआई का सबसे ज़्यादा यूज बदमाश कर रहे हैं आज की डेट में, जी जी सबसे ज़्यादा। आज की डेट में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं हो सकता है बॉट हो, जी वो बॉट हो, वो आदमी हो ही नहीं, लगेगा आदमी लेकिन वो आदमी है ही नहीं। इसमें भी हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आँख खोल के और कान खोल के रहना है कि हो सकता है कि ये सारा एआई इनेबल को, पूरा इकोसिस्टम एआई इनेबल हो। तो मान लीजिए मैं एक एल्डरली हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा आता है, सो क्या मैं सब डॉक्यूमेंट्स या सब मेल्स को उस नज़रिए से देखना शुरू करूँ कि हाँ ये फ्रॉड हो सकता है, या नहीं, सारे जेल को नहीं, जिसमें भी पैसा देने की बात हो या कोई अपने पर्सनल फोटोग्राफ या कोई पर्सनल सीक्रेट्स देने की बात हो, तो 100% मैं कहूँगा कि हर मेल को फिर से वेरीफाई करिए, दूसरे चैनल से फिर से बात करिए। इसमें कुछ स्पेशल कुछ कोर्स करने की ज़रूरत तो नहीं है एक आम जनता को? नहीं, नहीं इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पता है ना 2-3 चीज़ें हैं। अगर जहाँ पैसे की ट्रांजैक्शन की बात है, आप कतई पहले मेल पे और पहली बात पे यकीन न करें, क्योंकि वो एआई जनरेटेड हो सकता है। जी वीडियो भी हो सकता है, आवाज़ भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फिशिंग मेल भी हो सकते हैं, व्हाट्सएप भी हो सकता है। आप दूसरे चैनल से तीसरे चैनल से कंफर्म करने के बाद ही पैसे का ट्रांजैक्शन करें, आप बचे रहिए। थैंक यू वेरी मच त्रिवेणी सर। ये एपिसोड क्लोज करते हुए फिर अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जिससे वो सतर्क रहें, बचे रहें। देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वर्चुअल दुनिया है, हमारी पूरी ज़िंदगी, वो चाहे पढ़ाई हो, रोज़मर्रे की खरीदारी हो या कोई एंटरटेनमेंट हो या कुछ भी मेल भेजना हो, चैट करना हो, कम्युनिकेशन हो, सब कुछ डिजिटल है। और ये आभासी दुनिया में मैंने जैसा बताया बहुत ज़्यादा खतरे हैं, हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहना सिर्फ आपको ये है कि आपको टेक्निकली कंप्यूटर का विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको स्कैम से भी होना है, आपको टेक से भी नहीं होना। टेक से भी मतलब टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं होना है हमको। हमको ये जानना है कि स्कैम होते कैसे हैं। अगर आप इतना जानते रहेंगे कि स्कैम कितने तरीके से हो रहा है, किस-किस तरह के हो रहे हैं, तो आप बचे रहेंगे, वरना आप चाहे जितने पढ़े लिखे हों, जितने होशियार हों, आप शिकार हो जाएँगे। थैंक यू त्रिवेणी सर। सो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज, यू गाइज हैव टू बी स्कैम सेवी beyond, which is beyond being a tech savvy. So please be safe, सतर्क रहें। जो भी हमारे गेस्ट त्रिवेणी जी उन्होंने जो बताया है उसके ऊपर प्लीज़ आप ज़रूर उसका पालन करते रहें।